हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको राउट के नियम का अध्ययन कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आदर्श और अनादर्श विलयन का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सभी सांद्रताओं पर राउट के नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सभी सांद्रताओं पर राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि जो राउट का नियम होता है उसमें जो P1 था वो P1 नॉट इंटू x1 के बराबर था। P2 था वो P2 नॉट इंटू x2 के बराबर था, और P टोटल था वो आपका P1 प्लस P2 के बराबर था। तो ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउट के नियम का पालन करते हैं, यानी ऐसे विलयन जो कि सभी सांद्रताओं पर राउट के नियम का यानी इन नियमों का पालन करते हैं, वो आपके आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है। और यदि जो है P1 डज नॉट इक्वल टू P1 नॉट x1, यानी P1 नॉट x1 के बराबर नहीं होगा, P2 नॉट x2 के बराबर नहीं होगा, और P1 प्लस P2 के बराबर नहीं होगा। अगर हमारा P1 जो है P1 नॉट x1 के बराबर नहीं होगा, P2 बराबर P2 नॉट x2 के बराबर नहीं होगा, PT बराबर P1 प्लस P2 के बराबर नहीं होगा, तो इस प्रकार के विलयन को हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अब बच्चों, इस कंडीशन में दो शर्तें लागू होती हैं। पहली शर्त ये है कि या तो ये सारी वैल्यू है इनसे बड़ी होंगी, या फिर ये जो वैल्यू है सारी वो इनसे छोटी हो सकती हैं। मतलब अगर हमारा जो P1 है वो ग्रेटर देन हो किससे, P1 नॉट x1 से, या जो P2 है वो ग्रेटर देन हो P2 नॉट x2 से, या PT ग्रेटर देन हो P1 प्लस P2 से। अगर आपके ये सारी वैल्यू है इनसे बड़ी हो या ग्रेटर देन हो, तो इस अवस्था में बच्चों यह है राउट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार की कंडीशन राउट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। विचलन का मतलब गड़बड़ होना, यानी या तो इस वैल्यू अधिक आएगी इससे, तो हमारे क्या हुआ, तो हमारा राउट के नियम से क्या हुआ, धनात्मक विचलन होगा। और अगर दूसरी कंडीशन है कि ये सारी वैल्यू है इनसे कैसे आ जाए, छोटी आ जाए, यानी P1 जो है वो लेस देन आ जाए P1 नॉट x1 से, P2 जो है वो लेस देन आ जाए P2 नॉट x2 से, P टोटल लेस देन P1 प्लस P2। और आपकी ये कंडीशन आ जाए तो क्या होगा बच्चों, तो वह राउट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। एक बार फिर से समझिए कि अगर हमारी ये आपका राउट का नियम है, तो ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउट के नियम का पालन करते हैं, यानी ये वैल्यू इसके बराबर हो, P2 इसके बराबर हो, P टोटल P1 प्लस P2 के बराबर हो, तो ऐसे विलयन को हम आदर्श विलयन कहते हैं। इसके अलावा अगर हमारा P1 नॉट x1 के बराबर ना हो, ये इसके बराबर ना हो,
और पीटी जो पी टोटल है वो P1 P2 के बराबर ना हो, यानी या तो इससे अधिक होगा या इससे कम होगा, तो ऐसे विलयन को हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अगर हमारा P1 जो है P1 नॉट x1 से या P2 जो है P2 नॉट x2 से या PT बराबर P1 प्लस P2 से अधिक होगा या बड़ा होगा, तो ऐसी कंडीशन में यह राउट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। और अगर ये सारी वैल्यूएं इनसे छोटी होंगी तो वह राउट के नियम से क्या करता है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक बात। अब मैं इसकी थोड़ी लैंग्वेज लिख देता हूं। तो बच्चों इतना मैंने समझा दिया था, इसके आगे बढ़ते हैं। अर्थात इस स्थिति में राउट के नियम से दिए गए वाष्प दाब में या तो कमी आती है या वृद्धि आती है, यानी ये सारी वैल्यूएं डज नॉट इक्वल टू होंगी, है ना। तो या तो वाष्प दाब में वृद्धि आएगी या वाष्प दाब में कमी आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि अधिक वाष्प दाब प्राप्त होता है तो यह विचलन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, यानी अगर वाष्प दाब हमारे अधिक प्राप्त होंगे ना, वाष्प दाब हमें अधिक प्राप्त होते हैं तो यह राउट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। आगे देखिए। और यदि कम प्राप्त होता है तो यह विचलन ऋणात्मक होगा, यानी अगर हमारे वाष्प दाब में कमी प्राप्त होती है या कम प्राप्त होता है वाष्प दाब, तो यह हमारा राउट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। ठीक बात। अब मैं इसका सेकंड पार्ट लिख देता हूं। सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं। शुद्ध अवयवों को मिश्रित करके जो विलयन प्राप्त होता है उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन जो है वो शून्य प्राप्त होता है। मतलब अगर हम दो या दो से अधिक अवयवों को मिलाकर कोई मिश्रण तैयार करें, दो या दो से अधिक अवयवों को मिलाकर हम कोई मिश्रण प्राप्त करें, तो उस मिश्रण से ना तो ऊष्मा बाहर निकलेगी और ना बाहर की ऊष्मा अंदर आएगी। अर्थात उसकी जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी मतलब ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उसकी जो ऊर्जा है या ऊष्मा है वो शून्य होती है। इसको हम सिंबल डेल्टा H लिख सकते हैं। तो उसका जो एंथैल्पी में परिवर्तन है वो शून्य प्राप्त होता है। इधर क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य प्राप्त नहीं होता है, यानी हम दो या दो से अधिक पदार्थों को लेकर मिश्रण तैयार करें तो उसमें या तो ऊष्मा बाहर निकल सकती है या बाहर की ऊष्मा अंदर आ सकती है। तो यहां पर जो है एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है वो शून्य प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मिश्रण बनाने के लिए अवयवों को मिश्रित करने पर आयतन परिवर्तन शून्य प्राप्त होता है, यानी अगर हम अवयवों को मिलाकर कोई मिश्रण तैयार करें तो उस मिश्रण का जो आयतन है वो पहले वाले आयतन के बराबर होगा। जैसे मैंने 5 ml विलेय और 10 ml विलायक लेकर जो विलयन बनाया वो हमें 15 ml का विलयन प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हो कि पहले जो मात्रा थी वो 5 + 10 यानी 15 है और बाद में भी हमें जो आयतन प्राप्त हुआ वो भी 15 है, यानी पहले आयतन और बाद में आयतन दोनों आयतन आपस में इक्वल है, तो इसमें आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अर्थात मिश्रण बनाने के लिए जो हमें अवयव प्राप्त लेते हैं उनका जो आयतन है वो पहला आयतन और लास्ट वाला आयतन दोनों आयतन समान रहते हैं, अर्थात आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपका आयतन है उसमें परिवर्तन शून्य प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि आयतन परिवर्तन शून्य प्राप्त नहीं होता है, यानी यहाँ पर आयतन पहले से या तो ज्यादा प्राप्त होगा या कम प्राप्त होगा, अर्थात जो आयतन में परिवर्तन है वो हमें शून्य प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विलेय विलेय आकर्षण विलायक विलायक आकर्षण बराबर होता है विलेय विलायक आकर्षण के बराबर। मतलब एक बर्तन में मैंने कोई ए पदार्थ विलेय ले लिया तो आपका ए में आकर्षण होगा, किसी दूसरे बर्तन में मैंने
डी ब्लैक ले लिया तो डी बी में आकर्षण होगा। और यदि हम ए और बी दोनों विलय ब्लैक को जोड़कर कोई विलयन तैयार करें तो आपका विलय ए और ब्लैक बी उन दोनों में आकर्षण होगा। अर्थात जब हम ए विलयन लेते हैं तो ए विलय में आपका विलय ए और विलय ए में आकर्षण होगा। ब्लैक ब्लैक लेते हैं बी तो बी का बी में आकर्षण होगा। अगर हम दोनों को मिलाकर कोई विलयन तैयार करते हैं तो उसमें विलय ए और ब्लैक बी दोनों में आकर्षण होगा। इसमें क्या है, विलय विलय आकर्षण, ब्लैक ब्लैक आकर्षण डज नॉट इक्वल टू विलय ब्लैक आकर्षण, यानी विलय विलय आकर्षण ब्लैक ब्लैक आकर्षण जो होता है वो आपका विलय ब्लैक आकर्षण के बराबर नहीं होता है। यानी अगर हम एक बर्तन में ए आकर्षण करें, दूसरे बर्तन में बी लिया तो आपका इनमें आकर्षण होगा। लेकिन अगर हम दोनों को मिलाकर एक विलयन तैयार करें तो उसमें ए और बी के बीच में आकर्षण नहीं होगा। तो इस प्रकार के विलयन को हम अनादर्श विलयन कहते हैं। तो बच्चों, मैं आपके लिए डेली के डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आप जो है इनके नोट्स बनाएं और उसका अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है ना। तो बच्चों, नेक्स्ट आपकी हेडिंग चलेगी राउट के नियम से धनात्मक विचलन। इससे पहले हमने अभी पढ़ा था आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन वे विलयन होते थे जो कि सभी सांद्रता पर राउट के नियम का पूर्णतः पालन करते थे, और अनादर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो कि सभी सांद्रता पर राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं। राउट का नियम होता है आपका T1 बराबर T1 नॉट x1, T2 बराबर P नॉट x2, PT बराबर P1 प्लस P2। ये आपको होता था राउट का नियम। आदर्श विलयन में तो क्या होता था कि ये सभी सांद्रताएं जो है वो राउट के नियम का पालन करती थी। अनादर्श में क्या होता है कि ये जो है वो राउट के नियम का पालन नहीं करती थी, ठीक है। अगर हमारा जो P1 जो है या P2 या PT इनके वाष्प दाब टोटल से कम होते थे तो उसे हम कहते थे राउट के नियम से ऋणात्मक विचलन। और अगर ये वैल्यू और अगर P1 या P2 या P टोटल इनके मान जो है वो इनसे अधिक होते हैं तो उसे हम कहते हैं राउट के नियम से धनात्मक विचलन। अब बच्चों, ऐसा क्यों होता है उस केस को हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस हेडिंग को समझने के लिए मैं पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए कोई लड़का है जिसका नाम है राम। अब राम जो है वो अपने घर में ही रहता है, अपने होम वन में। दूसरा बच्चा है जिसका नाम है श्याम, ये भी अपने घर में रहता है। अब बच्चों, राम और श्याम के जो फैमिली है वो बहुत ही सख्त हैं, यानी ना तो राम और श्याम के जो पिताजी हैं वो इन्हें घर से बाहर निकलने देते हैं, ना कुछ काम करने देते हैं, यानी घर में इन पर सख्त पाबंदी है। अब होता क्या है बच्चों, अब जो बच्चे हैं ये जाते हैं कॉलेज, दोनों बच्चे कॉलेज जाते हैं। जब दोनों बच्चे कॉलेज जाते हैं तो आप जानते हो वहां पर घर वालों का कोई प्रेशर नहीं होता है। जब घर वालों का प्रेशर नहीं होगा तो ये सिनेमा जा सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, अपनी आजादी से सब काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या था, घर पर थे तो इन पर क्या था, घर वालों का प्रेशर था या दबाव था। जैसे ही आपके कॉलेज में पहुंचे तो इनसे क्या हुआ, इनकी फैमिली यानी माता पिता का प्रेशर हट गया, अब ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक का इस हेडिंग से क्या रिलेशन है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए,
मैंने क्या किया, एक बर्तन में एथिल अल्कोहल C2H5 OH C2H5 OH की मात्रा ले ली। इसमें C2H5 के बहुत अणु होंगे, मैंने 2 अणु ले लिए। दूसरा, मैंने एसीटोन ले लिया CH3COO CH3। इसके भी मैं 2 अणु ले लेता हूं CH3COO CH3। एक बर्तन में मैंने एल्कोहल के 2 अणु ले लिए, दूसरे बर्तन में मैंने एसीटोन के 2 अणु ले लिए। ठीक है, अब हम जानते हैं जो आपका H होता है उस पर पार्श्व पॉजिटिव होता है, O पर पार्श्व नेगेटिव होता है। अब इसके बाद इस पर भी आपका O है तो पार्श्व नेगेटिव होगा, O पर आपका पार्श्व पॉजिटिव होगा। ये जो मैंने साइन बनाया है इस साइन को हम बोलते हैं पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है कि थोड़ा सा, H पे थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, O पर थोड़ा सा नेगेटिव होता है। इसी प्रकार O पर थोड़ा सा नेगेटिव होता है, C पर थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। ऐसे यहां पर C पर थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, O पर थोड़ा सा नेगेटिव होता है। अब देखिए, हम जानते हैं कि माइनस और प्लस दोनों एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। ठीक है, तो यहां क्या होगा, जो पॉजिटिव है, जो आपका पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, यानी आकर्षण होगा। तो ये जो है O है उससे H कनेक्ट होगा, ये आपका जो O है वो इस हाइड्रोजन से कनेक्ट होगा। इसी प्रकार यहां पर ये आपका जो O है वो इस कार्बन से जुड़ेगा और ये कार्बन जो है वो इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। यानी यहां पर आप सीधा कह सकते हो कि यहां पर राम जो है C2H5OH है और उनमें क्या हो रहा है, उनमें घर वालों का प्रेशर है। सेम यहां कंडीशन आपकी। अब क्या है, इन दोनों को मिलाकर मैं एक विलयन तैयार करता हूं। यानी मैंने क्या किया, C2H5OH C2H5OH CH3CO CH3 C2H5OH और आपका CH3C11O CH3। मैंने दोनों को मिलाकर एक विलयन तैयार कर लिया। अब यहां क्या होगा कि पहले तो एल्कोहल एल्कोहल दोनों आपस में एक दूसरे से बॉन्ड से बंधे हुए थे। ठीक है, यहां क्या हुआ कि जो एल्कोहल है वो दूसरे एल्कोहल से क्या हो गया, अधिक दूरी पर हो गया, जिससे कि इनके बीच में जो बल लग रहा था, इनके बीच में जो आकर्षण लग रहा था वो आकर्षण बल कैसा हो गया, कम हो गया। ठीक है, या पूरी तरह से खत्म हो गया। इसी प्रकार यहां पर जो एसीटोन का बल अधिक लग रहा था वो बल इस जगह पर जो है कम हो गया। जब बल कम हो गया तो होगा क्या बच्चों, ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब क्या कर सकते हैं, ये जो है वो आसानी से उड़ सकते हैं। जब आसानी से उड़ सकते हैं तो इनका जो वाष्प दाब है वो पहले से अधिक होगा। फिर से समझिए, यहां पर जो है इनके बीच में अधिक बल लग रहा था। जब बल अधिक होगा तो इसका जो वाष्प है, वाष्प बनने की क्षमता है वो कम होगी। यहां भी एसीटोन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अधिक आकर्षण बल लगा है, जिससे कि ये जो है वाष्प बनने की क्रिया जो है कम करेंगे। जब मैंने दोनों को मिला दिया तो दोनों को मिलाने से क्या हुआ, हमारा इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो कम हो गया। जब बल कम हो गया तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो आसानी से वाष्पित हो सकते हैं। जब वाष्पित होंगे तो इनका जो वाष्प दाब है वो पहले वाले विलियम ब्लैक की अपेक्षा अधिक वाष्प दाब होगा।
तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि ये आपके क्या थे, विले 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 आकर्षण, विले विले आकर्षण, ठीक है। प्लस ये था आपका विलायक, तो विलायक 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 आकर्षण। जब दोनों को मिलाया तो आपका बन गया विले विलायक आकर्षण। तो यहां पर क्या हुआ कि देखिए यहां पर जो विले विले आकर्षण है, विलायक विलायक आकर्षण है, इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है वो विले विलायक के आकर्षण से अधिक होगी। अब मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूं। तो बच्चों लैंग्वेज मैंने लिख दिया, आइए पढ़ते हैं। यदि किसी विलेन में विले विलायक अंतराणिक बल, यदि किसी विलेन में विले विलायक अंतराणिक कह सकते हो या आकर्षण बल, विले विले आकर्षण बल, विले विले आकर्षण बल एवं विलायक विलायक आकर्षण बल, विलायक विलायक आकर्षण बल से कम होता है, इन दोनों से कम होता है, तो इसे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन कहते हैं। ठीक बात। विले विलायक जो आकर्षण है वो विले विले आकर्षण और विलायक विलायक आकर्षण दोनों से कम होता है। तो इस प्रकार के जो विचलन है उसे हम क्या कहते हैं, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन कहते हैं। ठीक बात। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि P1 ग्रेटर देन P1 नॉट x1, P2 ग्रेटर देन P2 नॉट x2, Pt ग्रेटर देन P1 प्लस P2। राउल्ट के धनात्मक विचलन के लिए जो आपका P1 होता है वो इससे बड़ा होता है, P1 भी आपका P1 नॉट x2 से बड़ा होता है और Pt भी आपका P1 प्लस P2 से बड़ा होता है। अब ग्राफ के लिए सबसे पहले हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। राउल्ट के ग्राफ में यहां पर x1 बराबर 0 और x2 बराबर 1 होता था। x2 1 है तो इसका वाष्प दाब P2 नॉट होगा, इसका वाष्प दाब P2 नॉट होगा। ऐसे x1 इधर बढ़ते 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 1 हो जाएगा, तो आपका जो x2 है वो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है। तो x1 इधर बढ़ेगा तो x2 घट के 0 हो जाएगा। तो x1 यहाँ पर 1 है तो इसका वाष्प दाब P1 नॉट होगा। ठीक है। हमने ग्राफ बनाया था, x1 दिया है 1, ये इधर चलेगा और ऊपर की ओर P1 यानी वृद्धि होगी। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनाया था हमने। और आपका जो x2 है इसका ग्राफ हमने इस तरीके से बनाया था। ये जो ग्राफ है वो P1 प्रोपोर्शनल टू x1 था, यानी x1 के लिए। ये ग्राफ x2 का था, तो P2 प्रोपोर्शनल टू x2। ये जो है हमारा टोटल प्रेशर होगा जो था आपका P1 प्लस P2। अब हमें क्या करना है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन करना है। तो धनात्मक विचलन में जो आपका P1 होता है वो अधिक होता है। तो यहां हम क्या करेंगे, जो P1 है हमारा उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यानी जो आपका P1 की जो लाइन है या ग्राफ है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे कि पहले आपका P1 एकदम इक्वल था, अब उसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे तो हमारा वाष्प दाब अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो ग्राफ है वो P2 का है ना, तो यहां पे इसको भी हम थोड़ा बढ़ा दें तो ये जो ग्राफ है वो आपका किसका हो जाएगा, P2 का। तो ये जो ग्राफ बना है हमारा P1 वाला वो P1 है, थोड़ा बढ़ाया हमने तो ग्रेटर देन किससे, P1 नॉट x1 से। ये ग्राफ आपका P2 का था,
मैंने थोड़ा बढ़ा दिया तो आपका जो ग्राफ बन गया वो P2 ग्रेटर देन P2 नॉट x2। P1 प्लस P2 बराबर है PT के, ये इक्वल है। हमें क्या करना है, ग्रेटर यानी बढ़ाना है, यानी अधिक करना है। तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा। तो ये भी क्या हो गया, PT इस P1 और P2 से थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, जो राउंड का आपका ग्राफ था उसमें हमें P1 को थोड़ा बढ़ा के बनाना है, P2 का ग्राफ है उसको थोड़ा बढ़ा देना है, और आपका PT का जो बराबर था उसको भी हमें बढ़ा देना है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका राउट के नियम से धनात्मक विचलन का ग्राफ। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है राउट के नियम से ऋणात्मक विचलन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग है बच्चों आपकी राउट के नियम से ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक में क्या होता है, जो P1 होता है ना, या P2 होता है या PT होता है, वो जो होते हैं वो कम होते हैं। अर्थात P1 जो है हमारा वो लेस देन होगा P1 नॉट x1 से, P2 जो होगा वो लेस देन होगा P2 नॉट x2 से, और PT जो होगा वो भी लेस देन होगा P1 प्लस P2 से। ठीक है, अब इसके लिए हम एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास H2SO4 है, यानी विलेय आकर्षण होगा। आपके पास H2O है, यानी विलायक आकर्षण। आपने क्या किया, एक कंटेनर में यानी एक बर्तन में आपने H2 की मात्रा ले ली, तो यहां पर विलेय में आकर्षण होगा, विलेय में आकर्षण होगा। दूसरे बर्तन में आपने H2 यानी ब्लैक ले लिया, तो यहाँ ब्लैक में आकर्षण होगा। अब हम इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर एक विलयन तैयार करते हैं। तो बच्चों जो विलयन बनेगा उसमें विलेय यानी H2SO4 और विलायक यानी H2 दोनों में आकर्षण होगा, अर्थात विलेय विलायक आकर्षण, विलेय विलायक आकर्षण। तो देखिए बच्चों, जब विलेय आकर्षण था तो यहाँ पर जो बल लग रहा था वो बल बहुत ही कम लगता है। H2SO4 के कणों या अणुओं के बीच में जो बल लगता है वो बल कम लगता है। जल और जल के जो अणु होते हैं उनके बीच में जो बल है वो भी कम लगता है। लेकिन जब हम इन दोनों को मिलाते हैं और विलयन तैयार करते हैं तो H2SO4 और जल इन दोनों के बीच में जो बल लगता है वो बल प्रबल होता है। H2SO4 और जल के बीच में जो बल लगता है वो बल इन दोनों विलेय और ब्लैक के बलों की अपेक्षा अधिक बल लगता है। ठीक है, तो यहां पर जब इसको गर्म करेंगे तो होगा क्या, यहां पर जो वाष्प बनेगी, यहां पर जो वाष्प दाब लगेगा वह वाष्प दाब अधिक होगा क्योंकि फ्री है इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर इसको हम गर्म करें तो यहां पर वाष्प दाब लगेगा वो भी अधिक होगा क्योंकि यहां पर आकर्षण बल कम है। लेकिन जब हम इस विलयन को गर्म करेंगे तो यहाँ पर जो आपका बल है आकर्षण बल वो अधिक होने के कारण यहाँ पर जो वाष्प दाब है वो कम होगा, यानी वाष्प जो है वो कम होगी। ठीक है, तो सीधा सीधा कह सकते हो विलेय विलायक का जो आकर्षण है प्लस ब्लैक का जो आकर्षण है वो जो है वो कम होता है। किससे, विलेय विलायक आकर्षण से। क्योंकि बच्चों विलेय का जो आकर्षण है और ब्लैक का जो आकर्षण है उसकी अपेक्षा जो विलयन का जो आकर्षण है वो आकर्षण बल अधिक होता है, यानी प्रबल होता है। इसलिए इसका जो बल है वो आकर्षण बल जो है इन दोनों की अपेक्षा अधिक होगा। अर्थात
ब्लैक ब्लैक आकर्षण प्लस ब्लैक ब्लैक आकर्षण से अधिक होता है आपका ब्लैक ब्लैक आकर्षण। ठीक है, अब मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूं। तो बच्चों लैंग्वेज में लिख दी है, आइए से पढ़ते हैं। यदि ब्लैक ब्लैक आकर्षण बल यानी ब्लैक ब्लैक आकर्षण बल ब्लैक ब्लैक आकर्षण एवं ब्लैक ब्लैक आकर्षण से अधिक होता है, ब्लैक ब्लैक आकर्षण और ब्लैक ब्लैक आकर्षण से अधिक होता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बच्चों राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। मतलब जो ब्लैक ब्लैक आकर्षण बल होता है वो इन दोनों बलों से अधिक होगा, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। ठीक है, अब बच्चों हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों पहले राउल्ट का ग्राफ बना लेते हैं। x1 बराबर 0, x2 बराबर 1, x1 बराबर 1, x2 बराबर 0, x2 है तो P2 0, x1 है तो P1 0, 2 है तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यानी x2 है तो P2 प्रोपोर्शनल टू x2, ये आपका x1 है तो ये आपका x ग्राफ बनेगा, P1 प्रोपोर्शनल टू x1, और ये है आपका P1 PT बराबर P1 प्लस P2। अब देखिए बच्चों हमें क्या करना है, P1 का मान जो है वो लेस देन है, लेस देन का मतलब कम है, तो यहां पर देखिए ये आपका P1 है, P1 हमारा ऐसे ऊपर की ओर चढ़ रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें P1 का मान कम लेके आना है, तो कम के लिए हमें क्या करना है, इस ग्राफ को थोड़ा नीचे कर देना है। ठीक है, यहाँ पर P1 था, P1 का मान हमें क्या चाहिए, लेस देन चाहिए, तो मैं इसको नीचे कर दिया, तो आपका P1 जो है लेस देन आ गया P1 नॉट x1। ठीक है, इसके अलावा ये जो ग्राफ है वो P2 का है, यहां से इसको मैं थोड़ा नीचे यानी कम कर दूं, तो ये बनेगा आपका P2 लेस देन P2 नॉट x2। इसी प्रकार ये आपका PT का ग्राफ है, इसको अगर मुझे कम करना है तो अगर मैं इसको इस तरीके से बना लूं तो यहां से कम हो जाएगा, तो ये आपका PT लेस देन P1 प्लस P2। तो ये ग्राफ आपका बन गया बच्चों राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन का। तो बच्चों अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको ये 3 पॉइंट लिखने हैं। इन तीनों पॉइंट को लिखने के बाद आपको इसकी लैंग्वेज लिखनी है, और लैंग्वेज लिखने के बाद आपको ये ग्राफ बनाना है। तो बच्चों अगले वीडियो में हम अपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन, हिमांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जब तक आप लोग राउल्ट के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन का अच्छे से अध्ययन करना, उसके बाद ही हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखें। तो बच्चों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।